और मेरी पैदाइश सोना की है और पिछले 50 साल 52 साल से हम सोना में रह रहे हैं। मेरी पैदाइश सोना की है। पढ़ाई लिखाई जो भी है वो मेरी सोना की है। कॉलेज ग्रेजुएशन मैंने जो की है वो सोना से ही की है। ओवरऑल जो मेरे दिन स्टार्ट है वो सारे सोना से ही हैं। और लगभग 10 से 12 काम मैंने काम किए अपनी लाइफ में, वो सब मैंने सोना में ही किए हैं। जिसमें मेरे स्टार्टिंग के काम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे परचून के काम किया मैंने, उसके अंदर विसारती का काम किया, इंश्योरेंस में किया और बैंकिंग क्षेत्र में किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाईज किया। और जैसे जैसे काम मेरे को लगा कि हाँ मुझे ये काम बढ़ने के लिए जो एक रहता है ना कि ड्रीमर, तो वो ड्रीम थे तो कहीं ना कहीं मैं अपने कामों को चेंज करता था कि इससे मेरे ड्रीम पूरे नहीं हो रहे। तो उसके बाद जो मेरा गारमेंट से काम था तो उस समय मुझे आरसी मिला और मुझे लगा कि ये वो बिजनेस है जिससे मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जो भी काम करता था तो वो ऑल ओवर इंडिया के बारे में सोचता था कि मेरा जो कारोबार है वो ऑल ओवर इंडिया रहे। तो गारमेंट से काम भी ऐसे ही था। तो मैं सोचता था कि मैं बड़े बड़े शोरूम में खोलूँ। मैं बोले शाम गारमेंट्स के बहुत बड़े बड़े शोरूम देखता था, तो बोलता था कि एक दिन मैं भी जोशी गारमेंट के नाम में बड़े बड़े शोरूम खोलूँगा। तो उस बड़ी सोच को लेकर के मैंने काम स्टार्ट किया। तो आरसी ब्रिज मिला और आज ईश्वर की कृपा है कि हिंदुस्तान में पूरा नेटवर्क है। तो जो मेरा ड्रीम था वो यहाँ मुझे पूरा होता नजर आया और मैंने अपना काम बिल्कुल स्टार्ट कर दिया। जोर शोर के साथ मैंने आरसी को किया और आप जैसे लोग मेरी टीम में। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। जी, अगला सर मेरा सवाल आपसे है कि आपने नेटवर्क क्यों बनाया? जब आप गवर्नमेंट के काम, गारमेंट के काम थे, आप बहुत सारे काम किए, तो आपने नेटवर्क क्यों बनाया? यहाँ पर सर नेटवर्क मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी तक तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा सुना नहीं था। एक प्रोग्राम देखा मैंने गुड़गांव में और उस गुड़गांव में जाने के बाद मुझे पहली बार पता लगा कि यहाँ पर एक रॉयल्टी इनकम आती है। रॉयल्टी इनकम कहते हैं, जो बाद में हमें धीरे धीरे ये पता लगा कि इसको पैसिव इनकम भी बोलते हैं, ऑनगोइंग इनकम बोलते हैं। तो उसमें ये पता लगा कि रॉयल्टी इनकम भी कोई होती है। नहीं, हमने तो 37 साल पहले जब इस बिजनेस में मैं आया, जब मैं 37 साल का था, तो उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि रॉयल्टी इनकम होती क्या है। तो पहली बार मुझे पता लगा कि रॉयल्टी इनकम का मतलब है भाई काम करो एक बार और इनकम आए बार बार। जहाँ ये शब्द सुना कि काम करें एक बार और इनकम आए बार बार, तो उसमें ये पता लगा कि बार बार इनकम आती रहे और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए या जनरेशन इनकम आए, तो उसके लिए एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो नेटवर्क बनेगा और ये नेटवर्क धीरे 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 करके आगे से आगे लोग जब जोड़ते रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, तो लोग जब तक जमीन पर हैं, जब तक लोग खाना पीना कर रहे हैं, जब तक लोग ओढ़ना पहनना कर रहे हैं, यानी कि जब तक लोग सामान यूज कर रहे हैं, यूज करते रहेंगे तो हमारे को इनकम आती रहेगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने कि मैं क्यों ना इस बिजनेस में 5 साल एक समय बताया कि भाई कम से कम नेटवर्क बनाने में 3 से 5 साल का वक्त लगता है। तो मैंने सोचा आज मैं 37 साल का हूँ, अगर मैंने 3 से 5 साल लोगों को ये काम बता दिया और अपने नेटवर्क बिल्ड कर दिया, तो उसके बाद ये आइडिया हमारे बच्चे के नाम ट्रांसफर होती रहेगी। तो वो पैसिव इनकम को लेकर के, रॉयल्टी इनकम को लेकर के मैंने ये क्यों ना 5 साल जीवन के यही लगाए जाए। क्योंकि अदर्स काम जो हम देखते हैं, वहाँ जो मैंने काम किया लगभग 15-16 साल हो गए और जिंदगी में कोई ठहराव नहीं। मतलब काम करते हैं तो पैसा आता रहा और काम करना बंद हो जाता है तो पैसा आना बंद हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं 5 साल अपने जीवन के यहाँ लगा दूं, तो मैं 42 साल का हो जाऊंगा, तो 42 साल के बाद मौज मार लूंगा, क्या दिक्कत है। तो 5 साल अपने जीवन को समर्पित भाव से मैंने इस बिजनेस में लगा दिया कि 5 साल कोई हाँ बोले, 5 साल तक कोई ना बोले, कौन ज्वाइन करेगा, कौन ज्वाइनिंग नहीं करेगा। तो उस मीटिंग से सुन के आया था कि कुछ लोग करेंगे भी और कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सोच जैसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें यहाँ पर अपनी सोच वाले व्यक्ति हमें यहाँ पर चाहिए जो इसमें एक लंबे समय के लिए काम करे, लंबे समय के लिए आए और अपना जीवन समर्पित भाव से यहाँ पर काम करें। तो वो चीज समझ में आई तो मैंने कि उनको मिलने में और उनको ये बात समझ में आने में एक वक्त लगेगा, तो इसलिए इसमें एक टाइम पीरियड है कि 30 से 5 साल का एक वक्त लगता ही लगता है इस सिस्टम को समझने के लिए। तो मैंने पहले दिन से अपने आप को ही प्रिपेयर कर लिया। पहले दिन अपने आप को ये समर्पित मतलब ये सोच लिया कि कुछ भी हो जाए 5 साल तो मैं करूंगा, बाकी ईश्वर पे छोड़ दिया।
और 5 साल मैंने पूरे जुनून के साथ काम किया और उसका मेरे को रिजल्ट मिला। पर्पज क्लियर हो गया तो काम स्टार्ट करना ही था, इसलिए मैंने सर नेटवर्क बनाया। मतलब आपने नेटवर्क इसलिए बनाया कि 5 साल तक नेटवर्क बनाना है दबा के, उसके बाद फिर टेंशन फ्री अपना बिजनेस पूरे इंडिया में फैलेगा। आने वाले समय फिर ये बाहर कंट्री में जाएगा। बिल्कुल सर। फिर वहाँ पे दरहम साल में, है ना जी, इस समय पैसे वहाँ बढ़िया वाले, है ना जी। तो बहुत बढ़िया सर है कि आपने नेटवर्क क्यों बनाया। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला जो मेरा सर आपसे सवाल है कि कई बार होता है कि हम मीटिंग सेमिनार सुन के हम जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, अपने जानकारों के पास जाते हैं, तो कई बार प्लान दिखाने के बाद हमारे वहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है ना, और अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, तो चलता रहता है। लेकिन कहीं न कहीं आदमी को थोड़ा सा एक नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम हुआ नहीं, काम गड़बड़ हो गया। उसी में का सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने अंदर एनर्जी की हवा कैसे भरें, अपने अंदर एनर्जी की हवा कैसे भरें। जी सर, एनर्जी लेवल तो सर तब हो जाता है अपना कि जब आपको कोई कारण होता है, तो कहीं एनर्जी लेवल की अपना वाय क्लियर हो जाए ना इसके अंदर, तो सर तुम्हें बाहर से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 तरह की एनर्जी होती है, एक होती है इटरनल, यानी कि एक तो अंदर से एनर्जी होती है और एक बाहर की एनर्जी होती है। अब बाहर की एनर्जी तो हमारे को मिल जाएगी भाई, मीटिंग में गए, सेमिनार हमने देखा, बुक्स पढ़ ली, या हमने सीडी देखी, ऑडियो वीडियो देख ली, तो ये सारी चीजें हमारे को ये बाहर से मोटिवेट करती हैं, है ना, हमारे को थोड़े प्रेरित करती है। लेकिन जब आप अंदर से सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, अंदर से कोई तुम्हारा कारण नहीं है, अंदर से तुम्हारे सिस्टम को लेकर कोई विजन नहीं है, यानी आपको कोई ड्रीम नहीं है, तो सर ये तो हवा तो बाहर निकालते रहेंगे। आप कब तक हवा निकलवाओगे? आपका विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कारण इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लोगों की हवा निकाल दो, उनको करके दिखा सको। क्योंकि ये चीज तो ये चैलेंज तो मेरे साथ भी आए, जब मैं लोगों को बोलता था कि यार ये एक दिन ये बिजनेस है और मैं इसमें अमीर बनूंगा, एक दिन मेरा पूरा हिंदुस्तान में नेटवर्क होगा, तो लोग मुझ पर हंसते थे, वो बोलते थे ऐसे थोड़ी होता है। मैं उनको जब मेरा छोटा सा चेक आया 638 का, तो लोग हंसे मेरे ऊपर, तो मैंने किसमें हंसने की क्या बात है, मैंने कि हंसना तो मुझे चाहिए कि यार मैंने 150 रुपए का सामान लिया है और मुझे 638 रुपए आ रहे हैं, है ना। तो लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा कारोबार छोड़ करके जहां तू लाख 1.5 लाख महीने कमा रहा है और इस सिस्टम में लगा हुआ है, तो लोग मुझ पर हंसते थे, है नहीं। तो उनका विजन क्लियर नहीं था, मतलब उनको इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं थी, उनका हंसना लाजमी था। तो सर उनका इलाज यही है कि उनको भी पकड़ करके सेमिनार में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी पहले हंसते थे किसी न किसी के ऊपर। जब मुझे कोई प्लान बताने आते थे, मैंने कि हाँ ऐसे तो रोज अमीर बनते हैं, अगर ऐसे अमीर बन जाते तो हर कोई नहीं कर ले, तो हम भी हंसी उड़ाते थे। लेकिन जब एक सेमिनार मैंने देखा तो मेरी हंसी बंद हो गई, हमारे कमेंट्स उनके ऊपर बंद हो गए। तो आपको लगता है कि जिनको आप प्लान दिखाने जा रहे हो और वो आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो कहते हैं ना जब जब जिस पे लोग कहना हंसा है, जब जब कहना दुनिया जिस पर हंसी है, और जैसे आप बोलते हैं कि उन्होंने इतिहास रचा है, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो लोग हंसते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आनी चाहिए, मोटिवेशन का तो काम है सर, उनको करके दिखाना है, तो ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और उनको बिल्कुल ही हंसी बंद करने का एक ही तरीका है, उनको भी ऐसे सेमिनार में लाके बैठा दो, तो उनकी भी हंसी गायब हो जाएगी और वो आपके तरह सीरियसली होकर काम करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, मतलब कि जब एनर्जी की हवा जब कम हो रही हो हमारे अंदर, तो उसमें पहले चीज देखें कि अगर मैं डाउन हो रहा हूँ तो क्या मेरा कारण है यार दिन को लेकर के वही क्लियर है या नहीं क्लियर। और उसमें आपने बताया कि अंदर एनर्जी एक होती है और एक बाहर की एनर्जी होती है, वो दोनों होनी चाहिए। और एक विजन के रूप में अगर हम काम करेंगे तो हमें कितना भी लोग अगर डिमोटिवेट करें तो हम नहीं हो सकते। राइट, बिल्कुल सर, राइट। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर कि अगला जो मेरा सर सवाल आपसे है कि इतने बड़े लेवल पर आप कैसे पहुंचे, इतने बड़े लेवल पर आप कैसे पहुंचे? सर लेवल पे पहुंचने का कोई ऐसा वो नहीं है, बस काम करते रहो सर। क्या कि आप काम करते रहोगे तो नीचे से नीचे कारवां है,
टीम बनती रहती है, जब टीम अपना काम करती है तो सर लेवल बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें अकेले का लेवल पर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा एक टीम वर्क है। जो भी कुछ है हम टीम की वजह से है। अगर टीम ही नहीं होगी तो बड़े लेवल क्या, कोई सा भी लेवल नहीं आता। तो सर यहाँ पर तो सिंपल सा फंडा है, अपना नेटवर्क बनाते जाओ, और नेटवर्क में कब कौन कहाँ आएगा, किसके दिमाग में कौन सी पिक्चर बनेगी, तो लोग कितना काम कर जाएंगे, कुछ पता नहीं होता, और आपका कब आपके लेवल बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे सर, इसका भी पता नहीं लगेगा। जब शुरू में आया तो एक चीज समझ में आई थी, मुझे रॉयल्टी पे जाना है। स्टार्टिंग की जो मैं बात करूं तो मुझे रॉयल्टी पे जाना है, क्योंकि मैंने एक ही सब सुना था रॉयल्टी, और उसके ऊपर के तो लेवल मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे रॉयल्टी पे जाना है, तो मेरी जो दौड़ रही वो रॉयल्टी अचीवर बनने की रही, कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। अब रॉयल्टी अचीवर के लिए चाहिए 5 लाख का बिजनेस, तो मेरे दिमाग पिक्चर बनी 5 लाख का बिजनेस मुझे करना है। जब मैंने अपना 5 लाख का बिजनेस किया होगा तो यकीनन मेरे से जो मेरा प्लान थे उनका लेवल बढ़ा होगा। राइट, सिंपल सी बात है बिल्कुल। अब ये चीज है, जब आपकी टीम के अंदर, जब लोगों के अंदर एक ये भाव आता है कि अगर मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, तो सर आपका लेवल तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। आज जैसे मेरी टीम में बस रॉयल्टी अचीवर भी है, टेक्निकल अचीवर है ना, एमराल्ड भी है, अब तो रूबी भी कह सकते हैं, हमारी टीम में रूबी अचीवर भी है। तो बड़े बड़े लेवल आ रहे हैं, और अभी तो आपका नंबर आएगा, अब आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, है ना, जैसे आपकी प्लानिंग है आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। कुछ लोग हैं जिनका स्टार पर्ल का टारगेट है, वो स्टार पर्ल अचीव करेंगे, कुछ लोगों का टारगेट एमराल्ड का है, वो एमराल्ड अचीव करेंगे। तो सर मेरा तो अपना आप ही, हम भी रूबी स्टार रूबी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सर ये तो टीम वर्क है, टीम के जो कुछ ऐसा टीम की वजह से है। राइट, मतलब इतने बड़े लेवल पे जाने का कारण है कि आप काम करते रहें और अपने आप लेवल चेंज होते रहेंगे। टीम वर्क, ये टीम वर्क का काम है, लेवल बड़े होते जाएंगे और ये नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो आप बड़े से बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला जो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि क्या मेरे बच्चों का भविष्य आरसीएम में है। एक महिला आपसे पूछ रही है कि क्या आरसीएम में मेरे बच्चों का भविष्य है। बिल्कुल सर, भविष्य सर ये खुद को दिखाई देना चाहिए। आप बहुत सारी ऑडियो वीडियो बुक्स, आज की जो पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के चर्चाएं हैं, अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सर गाइडेंस बना दी है, सरकार ने भी मोहर लगा दी है। हमारे टाइम में सरकार ने मोहर नहीं लगाई थी, तो 2011 में जब बंद हुआ, राइट है। तो इसको बोलते हैं हम 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय। नेटवर्क मार्केटिंग आज क्या बोलते हैं, तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, और लोग इसको कैरियर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम्पल नहीं है। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सर, चैट विद सुरेंद्र के बहुत सारे एपिसोड आते हैं, उसमें यंग लड़के भी हैं 23-24 साल के, जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा कहना सर 19 साल की एज में शुरू किया और 23 साल की एज में उन्होंने करोड़ों का कारोबार कर दिया। तो ये चैट विद सुरेंद्र जी में एक एपिसोड आता है, तो एपिसोड का याद नहीं मुझे कौन सा एपिसोड है, तो उसमें केवल 4 साल के अंदर रिटायरमेंट ले ली। अब यहाँ पर देखते हैं कि सर लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, 15-15, 20-20 साल पढ़ते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं 10-20-50 हज़ार रुपये की नौकरी की उम्मीद करते हैं। कितनी बच्ची पढ़ाई कर लो तो उसमें से 50,000 या ज़्यादा लाख रुपए तक की बात होती है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आज हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल है। अभी भी आया था 2 दिन पहले, शायद अनुज नाम था उनका, अनुज शर्मा, जिन्होंने 5 साल के अंदर इस बिजनेस से लगभग 700 गाड़ियां ले ली हैं, अपना मकान खड़ा कर लिया है। जबकि वो बोलते हैं कि कम से कम आज से 5.25 साल पहले 10 लाख का वो कहते हैं कि 10 साल के कर्जदार थे। बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे तक नहीं। एपिसोड नंबर 154 बताया अनुज शर्मा, जो एपिसोड नंबर 154 है, वो अभी आया लेटेस्ट। आप देखो, उन्होंने कि अपने जीवन के उन्होंने बहुत सारे साल पता नहीं कैसे निकाल दिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ही उन्होंने इतिहास बनाया, और अभी तो इतिहास बनने शुरू हुए हैं। हम तो उस समय से आ रहे हैं जब कह सकते हैं कि भाई हमारे समय में गड्ढे थे, है नहीं, रोड अच्छे नहीं थे, है ना, तो हमने तो उन गड्ढों को भरा है। योगदान कम, पगडंडी थी या रोडों को हमने भरा, गड्ढे हमने भरे, फिर ईंट के खरंजा बने, है ना, फिर उसके बाद लेंटर वाला आया, उसके बाद तो आज हाईवे है। अब हमसे कोई पूछे कि सर आपको इतने समय हो गया, आपको कामयाब नहीं हुए,
तो सर हमारी शुरुआत वहां से है। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग में गाइडेंस बनने से युवा लोगों के लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज काम शुरू करें तो विद इन 3 से 5 साल के अंदर, जहां नौकरी करके लोग 43 या 58 साल तक वो लगभग काम करते हैं, 40-50 साल काम करते हैं, तब रिटायरमेंट होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो उनके लिए अवसर है, वो चाहे तो 18 साल की एज में अपने बेटे को इस सिस्टम में ज्वाइन करा ले, क्योंकि 18 साल से नीचे का व्यक्ति को ज्वाइन नहीं होता। 18 साल से व्यक्ति कोई ऊपर ज्वाइन होता है और वो अपने कैरियर के रूप में इस काम को करे, 5 साल अपने जीवन के इसमें लगा दे, तो सर 23 साल की उम्र में रिटायरमेंट है। उसको कभी पैसे कमाने के लिए टेंशन नहीं रहेगी, मुझे पैसा कमाना है, पैसा उसके पीछे पीछे आएगा। तो सर आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आज कोई नया नहीं है। अगर आप अपने बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हो तो उनको सिस्टम में डाल सकते हो। मैंने अपने बेटे को कुछ काम कराया ही नहीं, मेरा बेटा 500 ऑलरेडी मेरे साथ है, उनकी सिस्टम में ज्वाइनिंग लगी हुई है, वो भी मार्च टारगेट को लेकर के काम कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता तो मैं भी अपने बेटे को शायद कहीं कुछ और ही काम कराता, क्योंकि हर माँ बाप अपने बेटों के यानी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। अगर इसमें फ्यूचर ब्राइट नहीं होता तो मैं अपने बेटे को और ही काम बोलता ना फिर। राइट, बिल्कुल जी। तो बहुत सुनहरा अवसर है सर उन लोगों के लिए, बिल्कुल दिल खोल के करें और जानकारी ले लें, जहाँ डाउट है तो डाउट क्लियर करें, जानकारी ले लें। मतलब यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है कि बच्चों को लेकर के उनका भविष्य है या नहीं है आपके में, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सरकार ने गाइडलाइंस बना दी है, उसमें बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई कि गाइडलाइंस है, इसी सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है और युवा लोगों के लिए बिल्कुल एकदम ये भारत पत्थर है। मतलब आते ही +2 में पढ़ाई भी चालू हो चुकी है इसकी। तो बाबूलाल जी का मैसेज भी आता है कि मेरी बिटिया का +2 में इसका आ चुका है, तो आने वाले समय में बिल्कुल ये बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अच्छा भविष्य है। बहुत बढ़िया सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला जो मेरा सर सवाल आपसे ये है आपकी फैमिली से रिलेटेड। मेरा सर सवाल आपसे है कि जब आप आरसीएम को जब आप कर रहे थे शुरुआती दौर में, तो क्या आपकी फैमिली के लोग आपको आरसीएम करने से नहीं रोकते थे? तो उसमें जो मेरा सवाल आपसे है, क्या आपकी वाइफ आरसीएम करने से नहीं रोकती थी जब आरसीएम आप कर रहे थे? ऐसा कौन सा शख्स है जिसने मुझे नहीं रोका? जी, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने मुझे नहीं रोका हो। उनको एक चीज तो ये दिखाई देती थी कि गारमेंट्स का काफी अच्छा काम था मेरे पास, 10-12 लोग कारीगर मेरे पास काम कर रहे हैं और किसी ब्रिज को जमने में वक्त लगता है, और उस काम को कम से कम 8 साल का मुझे वक्त लगा, तो ठीक ठाक इनकम में मैं पहुंचा। और उसमें यह था कि मैं जितने मेरे और भाई हैं उनसे सबसे ज्यादा मैं कमा रहा था, क्योंकि बाकी भाई तो मेरी नौकरी कर रहे थे। वो 50,000 40,000 जो उस समय मिलता था वो मिल रहा था, तो सबसे अच्छा पैसा कमा रहा था। और लोगों के बार बीच में कॉल आ रहे थे, है ना। मैंने अपनी गाड़ियां मैंने इस सिस्टम से आरसीएम से पहले गारमेंट से काम में मैंने 2 गाड़ियां मैंने बना ली। तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा सिस्टम बना दिया, अच्छी इनकम ले रहे हैं, कैसे कैसे तो काम जमा है, और ये पता नहीं किस काम में फंस गया। और यहाँ तक बोलते थे कि भाई हमारे पिताजी बड़े खुश होते थे कि चलो मेरा बेटा एक लायक तो निकला, उनको ये लगता कि मैं लायक हूँ, है ना। जब मैंने अपने वो काम मैंने खड़ा किया, लेकिन जब मैंने आरसीएम शुरू किया तो सबको मैं नालायक लगने लग गया, पागल लगने लग गया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने ये नहीं समझा कि जो व्यक्ति इतना अच्छा पहले से ऑलरेडी काम कर रहा है तो उससे कुछ बेहतरीन काम होगा ये, तो किसी ने अपने दिमाग से ये नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं मिसिर को भी लगता था कि भाई ये काम भाई पार्ट टाइम करते रहो, जैसे हम बोलते हैं ये काम वैसे करते रहो। मैंने भाई गड़बड़ ये की कि मैंने गड़बड़ नहीं कह सकते, मेरा अपना कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इसको, कि गारमेंट्स का काम किसने जमाया, वहां मेरा कोई अपलाइन नहीं, वो कारोबार मैंने जमाया, उसमें मेरी किसी ने सपोर्ट भी नहीं की, अपने आप ही कारीगर लाए, सारे काम मैंने वहां पर अपने आप ही किए। तो मैंने कहा जब मैं उस काम को इतना बड़ा कर सकता हूँ तो इस काम को भी कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल वो मेरा था, वो परिवार का नहीं था। मैं तो बिल्कुल जैसे एक सेमिनार देखा और आते मैं तो इसमें लग गया। तो इसलिए शायद वो मुझसे मना करते थे, हमारी सिस्टर मना करती थी और मिसिस मना करती थी। तो यहाँ पर मैं उनसे कुछ बोल भी देता था कि जीवन तुम्हें मेरे साथ काटना है, मेरे को एक अच्छी लाइफस्टाइल मुझे आपको देनी है ना।
तो मैंने तो यहाँ तक ही बोल दिया कि कोई बात नहीं, 2 बच्चे हैं और इनको लेकर के आप रेवाड़ी जाओ और मुझे काम करने दो, जब मैं काम अपना सेटल कर लूंगा वापिस आ जाना। मतलब यहाँ तक की बात हो गई? बिल्कुल होगी सर, मैंने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि मुझे आरसीएम करना है, जीना वरना मुझे आरसीएम में, जबकि मैंने एक ही प्रोग्राम देखा है ना। तो वो विजन मेरा बिल्कुल स्पष्ट हुआ। तो उसके बाद फिर यही रहा, अब तुम्हारी मर्जी है। कहते हैं ना कि कोई अगर शराब पी रहा है तो उसको जब रुक ही नहीं रहा है ना, तो बाहर पड़ा तो लोग बोलते हैं ना उसको कि शराबी को कि भाई ऐसा है कि हम शराब ला के दे देंगे, बाहर मत पड़ा रहेगा, तू घर में आराम से पी। यानी कि वो पागलपन होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद तो फिर हमारे सारे घर के आज भी हैं और मना तो नहीं करते हैं, लेकिन अब हाँ भी नहीं है, मतलब मना नहीं करते, अब ये देखते हैं कि यार सक्सेस हो गया। मतलब कहीं ना कहीं अंदर एक फील होती है कि जैसा सोचा था वैसा नहीं है, ये तो बहुत आगे निकल गया, अब तो हम इसको शायद पकड़ भी नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब सिद्ध करके दिखाना पड़ता है सर। लोग मना कर रहे हैं तो वो उनका व्यू है, वो उनका नजरिया है ना, वो उनका विजन है, लेकिन आपका विजन क्या है? आप प्रूफ करके दिखाओगे तो लोग बात को मानेंगे भी। जैसे कितनी हम कहानी सुनते हैं ना, जिसने हवाई जहाज बनाया, एरोप्लेन बनाया, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं। उन पर लोग पहले हंसे, भाई जैसे पक्षी उड़ता है ऐसे हम भी उड़ेंगे, तो लोग उन पर हंसते थे, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उसने हवाई जहाज बना के दिखाया ना, आज पूरी दुनिया हवाई जहाज में घूमती है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, पागल बोला गया, उनको भी पागल ही बोला, आज उनका लोहा मानते हैं। सर यहाँ पर शुरू में लोग आपको पागल बोलेंगे या गलत कमेंट करेंगे, लेकिन आपको प्रूफ तो आपको ही करना पड़ेगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो सक्सेस अगर आपको होना है तो इस सिस्टम का विजन, रीजन, ड्रीम सब आपका होना चाहिए। एक दिन आप भी सक्सेस हो जाओगे, फिर किसी की ना का कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, जब आप रात को जैसे 12 बजे या 2 बजे रात को जब आते थे शुरू में, जब आप कर रहे थे आरसीएम, तो उस समय क्या होता था आपके साथ में? जब रात को 2 बजे 12 बजे, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसे होता था, तो उस समय क्या होता था? शुरुआती दौर में तो रहा, शुरुआती दौर में रहता था कि भाई मैं 12 1 बजे 2 बजे भी मैं घर आता था, तो उनको ये लगता था कि भाई ना दिन देखते हो ना धूप देखते हो, है ना ठंड देख रहे हो, है ना, ओस में आ रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, दिसंबर के मंथ में मतलब बारिश हो रही है, रेनकोट ले रखा है और प्लेटिना बाइक पे जा रहा हूँ आ रहा हूँ। तो उनको ये लगता था कि भाई, मैंने कि ये तो 4-5 साल की बात है, ये 4-5 साल दौड़ लगाएंगे, उसके बाद अपने घर बैठेंगे। तो 4-5 साल अगर ऐसा दौड़ लगा लेते तो बुराई क्या है। बिल्कुल। तो सर वो चीज मेरे दिमाग में पिक्चर बनी रहती थी, और बस वो जुनून आज काम आ रहा है ना, आज अपने घर में आराम से रहता हूँ 30 दिन के 30 दिन, और जहाँ बुलाया जाता हूँ वहाँ काम भी करता हूँ, लेकिन अब टेंशन फ्री काम करता हूँ। बिल्कुल। हाँ, और अभी तो सर इरादा मेरा बहुत बड़ा काम करने का है। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब समय आएगा कि मैं 30 दिन छोड़ो 6-6 महीने घर से बाहर रह के काम करूंगा। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट जी। थैंक यू सर। मतलब कि जो आज के डेट में जो काम कर रहे हैं उनको पागल बोला जाएगा, उनको नालायक बोला जाएगा, और ये सारी जगह बातें बोली जा रही उनको, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनको सिद्ध करके दिखाएं कि आरसीएम क्या है और मैं किस लिए यहाँ पे लगा हूँ। राइट? यस, बिल्कुल सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक डायरेक्ट सेलर को एक आरसीएम बिजनेस का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक इंसानियत के नाते उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए आरसीएम बिजनेस में? एक आरसीएम बिजनेस के डायरेक्ट सेलर को इंसानियत के नाते उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? सर सिंपल है सर, अपने हिस्से काम ईमानदारी से करें। पहली चीज, कोई भी काम आप कर रहे हो तो ईमानदारी से करें, और कहीं ना कहीं जिनको आप नेटवर्क में लेकर के आते हो, जिन बंदों को आप ज्वाइन कराते हो, उनके अंदर एक होप डालते हो, है ना, एक उम्मीद देते हो कि चिंता ना करो हम आपके साथ हैं। और जब आपने एक व्यक्ति को ये होप दी कि दीपक चिंता मत कर, जैसे मैं आपको बोलता हूँ दीपक जी आपको याद होगा मैं आपसे कहाँ मिला, और आपसे बोला चिंता मत कर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अक्सर लोगों को बोलता रहता हूँ कि बिल्कुल चिंता मत करो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो मैंने ये होप दे दी, एक उनको उम्मीद दे दी, और उसके बाद बोलता हूँ जी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए। यानी कि जिसको तुमने अपनी टीम में ले करके आए हो और आपने उसको उम्मीद दी है, तो सर उसके साथ काम करें। तो ये एक अच्छी इंसानियत है सर,
कि कहीं ना कहीं जब वो सक्सेस होते हैं तो सर वो आपको दिल से गुरु मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको बढ़ाने में अपना योगदान दिया है ना। तो लोगों के लिए वेल विशर बने आप, है ना, उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचे। तो ये सिस्टम जब आप धीरे धीरे इसमें काम करोगे तो इंसान तो सर अपने आप आ जाएगी। जब आप देखोगे कि भाई हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब नहीं हो रहे, तो उनके प्रति तुम्हारे अंदर एक भाव आएगा यार इतने सारे लोग यार कामयाब नहीं हो रहे, तो इनके लिए मैं क्या करूं। तो जैसे मैंने अभी आपको पता ही है प्लान जो मैंने डिजाइन किया, जिस तरीके से हम प्लान बनाया कि भाई मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं, अगर मुझे इनको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाना है तो उनसे किस तरीके से काम कराया जाए, क्या वो ऐसी इनको चीज बताई जाए जो कि ये कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। अगर मान लो उसमें से इंसानियत हटा जाओ, अगर इसमें से इंसानियत हटा दी तो सर बाहर के काम है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे रिलेशन है वो वन टाइम के नहीं है, केवल एक बार का रिलेशन नहीं है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम की हम बात करते हैं, जो रिलेशन है वो हमारे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने चाहिए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे। हमारा ब्लड रिलेशन तो 60-70 साल में खत्म हो जाए, आज हम हैं कल नहीं है, तो वहां तो अपना जो ब्लड रिलेशन था वो खत्म हो गया। लेकिन जो ये आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी तो जनरल पता ना सदियों तक चलने वाली है। आज आप हैं, हम हैं, कल मेरा बच्चा है तो कल को आपका भी तो बच्चा है, आपकी आईडी आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर होगी, तो वो जब काम करेंगे तो नेचुरल बात है मेरे बेटे को भी आएगा। बिल्कुल। तो इंसानियत तो यहाँ पर सर बना के रखनी पड़ेगी और अच्छे इंसान बनना ही पड़ेगा, और ये सिस्टम बना देता है। पहले आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग को हटा दो एक बार में तो लोगों के अंदर स्वार्थ भावना आ जाएगी, लेकिन जब नेटवर्क जुड़ जाता है तो मैं आपके बारे में सोचूंगा तो आपको हमेशा एक ही थिंक रहती है हमारी, या आपकी भी रहती होगी कि भाई मेरी टीम में दीपक जी एमराल्ड बने, रूबी बने, डायमंड बने, राइट है। तो ये फीलिंग अपने आप ही नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क ही वो चीज अपने आप डाल देता है, आपको डलवाने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर में। जब इस माहौल में रहोगे, आरसीएम के माहौल में रहोगे, तो सर इंसानियत तो आपके अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम करवा लेता है। आप करो ना करो, ये सिस्टम करवा लेगा। आप जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके नीचे लोग कामयाब नहीं हो जाते। राइट जी, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया कि इंसानियत के नाते हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। पहली चीज आपने बताई कि अपने हिस्से का काम करें ईमानदारी से। दूसरा आपने बताया कि इसको एक उम्मीद की तरह की उम्मीद की बात आपने बताई, गुरु की बात बताई आपने, और ये आपने लास्ट में बात बताई कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक ब्लड हमारा जो ब्लड का जो रिलेशन है वो एक पीढ़ी तक होता है, उसके बाद ये हमारा फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी। बिल्कुल सर, ये सही बात है क्योंकि ये 7 पीढ़ी तक अगर पैसा हमें मिलना है तो ये अगर हम रिलेशन अगर अभी से अच्छे नहीं करेंगे, बढ़िया नहीं करेंगे, तो आगे चल के दिक्कत होने वाली। बिल्कुल। बहुत बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करें? ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करें? ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनाएं। और पहली चीज है, ज्यादा पैसा कमाने के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हो, कोई इशू नहीं है कि सिस्टम ये देता भी है। और नेटवर्क जितना बड़ा होगा और जितनी ज्यादा नेटवर्क में एजुकेशन जाएगी। दरअसल एक तो नेटवर्क बनाते थे, थोथा नेटवर्क कह सकता हूँ उसको, कि केवल हम जोड़े जा रहे हैं, खाली जोड़ने से पैसा नहीं आता, जोड़ने से पैसा नहीं आता, जोड़ने से कभी भी मोटा पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन देने से। मतलब इस सिस्टम की बारीकी है, इस सिस्टम की जानकारी जितने ज्यादा लोगों को दोगे, जितने ज्यादा लोग डुप्लीकेट होंगे। और डुप्लीकेट का मतलब हमारा यहाँ पर क्या होता है, डुप्लीकेट जो डुप्लीकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा विजन को लेकर के डुप्लीकेशन। जैसे मैं बड़ा सोचता हूँ, आप भी बड़ा सोचे, लंबा सोचे, है ना, धैर्य के साथ काम करें। तो इस तरीके की डुप्लीकेशन होगी तो सर जब डुप्लीकेशन होकर के जो व्यक्ति काम करेंगे, लंबी सोच के हिसाब से काम करेंगे, तो यहाँ पर बहुत मोटा पैसा आने की संभावना है। और बाकी जो रहता है कि हमारा जैसा सिस्टम ये ऐसा है, लेग स्ट्रक्चर, यह मोटा पैसा लेग स्ट्रक्चर देता है, ना कि पैसा बड़ा नेटवर्क नहीं देगा। मोटा पैसा चाहिए तो सर लेग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे को डिजाइन करना पड़ेगा कि आपका लेग स्ट्रक्चर क्या है।
किस तरीके से आपने ग्रुप सेट किए हैं। और उसके लिए मैंने 2 कार्ड बनाए हुए हैं, 2 कार्ड मैंने बनाए हुए हैं उसके ऊपर अपने 14-15 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर। अगर उस तरीके से काम कर लेते हैं तो सर विद इन 2 से 3 साल के अंदर एक बहुत मोटी इनकम कमाई जा सकती है। मैं अभी लगा हुआ हूँ उस चीज़ के ऊपर भी, और 2023 के अंदर एक बहुत बड़ी इनकम लेवल पर आप लोग हो सकते हैं। और उसकी प्लानिंग हमारी मार्च में बहुत धूम मचाएगी। मार्च की प्लानिंग आपको पता ही है कि क्या करने वाले हैं। जिनको मार्च की प्लानिंग पता है सर, वो डेफिनेटली बहुत धमाका करने वाले हैं। तो एक अच्छी मोटी इनकम आएगी, फास्ट इनकम और पैसिव इनकम और ग्रोइंग इनकम, तीनों तरह की इनकम का मैंने फार्मूला आपको बताया है टीम के अंदर। तो बहुत अच्छा पैसा बिल्कुल। मतलब एक आपने बताया लैग स्ट्रक्चर की आपने बात की, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को मल्टी लैग स्ट्रक्चर जैसे 3rd लैग 4th लैग, मतलब वो कब खोले वो? जी, वो सर लोगों के विजन के ऊपर बात होती है कि वो इसको किस तरीके से करना चाह रहा है। एक तरीका तो ये होता है कि मैंने अपनी लैग खोल दी और जो मेरे लोग ज्वाइन करें वो काम करें, तो वो तो सफल होने वाले हैं नहीं, वो सफल नहीं होने वाले, ठीक है। और एक कैरियर के रूप में अपनी लैग को बिल्ड करें। कहना कि एक लैग में सिर्फ एक आदमी बहुत होता है बिल्ड करने के लिए, लेकिन वो आदमी कैसा होना चाहिए? विजनरी होना चाहिए, ड्रीमर होना चाहिए, है ना, जुनून के साथ काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और लैग खोलने के देखो, नया व्यक्ति चाहे तो सर स्टार्टिंग में 3 लाख से काम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 या 2 लाख में होता क्या है कि उसमें लोगों के अंदर ये धारणा है बना रखी है, मैंने वो बहुत सारे लोगों की धारणाएं तोड़ी है। ये धारणा बना रखी है कि 1 लाख तो मैं चला दूं और 1 लाख मेरी अपलाइन चला दे। तो उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि एक तो मेरी अपलाइन चलाएगा, एक मैं चला लूंगा। वो लोग कभी सफल नहीं होते। जब वो 3 लोगों में काम स्टार्ट करते हैं तो उनका ये गेम खत्म हो जाता है कि कौन अपलाइन चलाएगी और कौन सी मैं चलाऊंगा। तो उसके अंदर कहता है कि ओनरशिप आ जाती है। आईपीओ जब बार-बार वो अपने बिजनेस का खुद मालिक हो जाता है, क्योंकि अब वो ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे लिए कौन सी है, अब वो तीनों ग्रुप ही उसी के हो गए, तो वो उसके ऊपर फोकस होकर काम कर सकता है। वो तरीका 1-to-1 बैठ करके उन लोगों को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि टर्म कंडीशन भी है, ऐसी थोड़ी लैग खोल ले। पहले अपना बिजनेस स्पष्ट करें कि भाई किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, आप क्या सोच के इस बिजनेस में आए हो। खाली खोल के बैठ जाएंगे तो वो तो 3 लोग खराब ही कर दिए ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने जैसे हम अपने बच्चे हमने पैदा किए तो पाले तो हमें ही है ना। अब ऐसा थोड़ी कि पैदा कर दिए और उनको छोड़ दो। बिल्कुल 3 ग्रुप खोल दिए और उनको छोड़ दो जी, अपना आप चलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो सर धैर्य के साथ उनको काम करना पड़ेगा, जिसके टर्म कंडीशन मैंने उन कार्डों के अंदर बताया हुआ है कि आप अपनी डिस्प्ले वाल खोलें, प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूजर बने, मिनिमम 10,000 का सामान हर महीने खरीदे, 5,000 जो हम बोलते हैं बार डायमंड क्लब, वो करने के लिए तैयार हो, है ना। अपने आप को ड्रेस कोड में लेके आए, और वो ड्रेस कोड में भी नहीं है तो डुप्लीकेसी कैसे करेगा? खुद परचेजिंग नहीं करते तो टीम से परचेजिंग कैसे कराएगा? खुद को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने वाले को क्या जानकारी देगा? सर बेसिक चीज है, पहले तो उनके अंदर वो चीज उनको आनी चाहिए। उसके बाद तो अपनी मर्जी का मालिक है, 2 लाख खोले, 3 खोले या 10 खोले, करना अपने आप को ये करना पड़ेगा ना कि ये ग्रुप मेरा है, मेरा बिजनेस मेरे कोर्स से स्टार्ट होता है नहीं, तो इसको देखभाल मुझे करनी है। और बाकी रहा अपलाइन से जानकारी लेकर के अपनी टीम को डेवलप करें। बिल्कुल जी सर, बहुत बढ़िया सर। और अंतिम सर सवाल है, क्या बात करें कि सामने वाला प्रोडक्ट को ले ले और वो प्रोडक्ट यूज करने लग जाए? कई बार क्या होता है कि हम प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं तो सामने वाला नहीं लेता, उसमें हमें तो पता लगता है यार इतना बढ़िया समय लगाया, टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, इसके पास आया, तेल भी लगाया, लेकिन ये समझ क्यों नहीं रहा है? तो क्या बात करें कि सामने वाला से ले ले? जी सर, सामने वाला प्रोडक्ट तब लेगा जब हम प्रोडक्ट की ना क्वालिटी के बारे में ना बता करके उसके बेनिफिट बताएं कि इसको लेने से आपको क्या फायदा होने वाला है। हम थ्योरिकल तो सारी चीजें बता देते हैं कि भाई जैसे हम कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, उसकी हमने सारी क्वालिटी बता दी कि मार्केट सस्ता है, उससे अच्छा है, उसके सारे फीचर्स आपने बता दिए, है ना, और तुमने बता दिया इस कंपनी का है, लोग इतने ठीक हो गए हैं, या जो भी चीज़ आपने बताई।
आपने अगर व्यक्ति को प्रोडक्ट से कन्विंस करना है तो सर उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट को लेने से उसको क्या क्या फायदे होंगे, आप उसके फायदे गिनवाने शुरू कर दीजिए। और वो होता है कि जैसे कि अब हमारे को पता है कि मोटा आदमी है और आप उसको गेनर के फायदे बता रहे हो, तो सर वो कस्टमर आपका है ही नहीं। मोटे आदमी को बताओ स्लिम फिट, समझ लो, जिसको बीपी है, शुगर है ना, थायराइड है, तो हमें कौन से प्रोडक्ट बताने चाहिए। अब उसके सामने तुम साबुन रख रहे हो तो वो उसके मतलब का मतलब प्रोडक्ट नहीं है। पेस्ट के गुण गा रहे हो वो उसके मतलब का नहीं है। पत्ती के गुण गा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है ना। आप उसके सामने बीपी, शुगर, थायराइड है तो गामा ओरिजिनल के बारे में बताना है कि गामा ओरिजिनल की क्वालिटी के बजाय उसको ये बताना है कि इसको लेने से आपकी ये बीमारी खत्म हो सकती है। तो उसके एविडेंस दिखा सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, या उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई वीडियो आप दिखा सकते हैं। अब जैसे मुझे बताया कि जैसे मेरा शुगर लेवल जब रहा तो ये मुझे पता है कि भाई अगर मैंने प्रोटीन लिया और न्यूट्रीचार्ज मेल लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं फिट हो जाऊंगा। तो वो मुझे मेरे फायदे का लगा ना। जब वो मेरे फायदे का लगा तो मैंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो लोगों को जैसे दिनेश जी ने प्रोग्राम किया कि कस्टमर को हीरो बनाए, प्रोडक्ट को भी नहीं और अपने आप को भी नहीं, है ना। तो सर प्रोडक्ट की तो कहता हूँ कि वो आदमी भग के लेगा। हमने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है और उसको बेचना भी नहीं है, हमने उसके चिपकना नहीं है। कई बार लगता है कि हम उसको एक बार दे देंगे, चेप देंगे और अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, उससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। अगर उसके फायदे आपको बता दिए कि आपको क्या फायदे होंगे तो वो आपका रेगुलर ग्राहक हो रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा इस प्रोडक्ट को लेने से मुझे फायदा होगा, तो वो आपका रेगुलर कस्टमर रहेगा, वो रेगुलर ग्राहक रहेगा और फ्यूचर में वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही बनेगा और एक दिन आकर के यहाँ धमाका कर सकता है सर। राइट जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सामने वाले को हम बेनिफिट बताएं, उसके बेनिफिट बताएं, क्वालिटी की बातें ना करें। अगर हम बेनिफिट बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, बहुत बढ़िया सर। समय तक हमारा कस्टमर बना रहेगा और आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अच्छा लगा। धन्यवाद सर, वेलकम। आपने सर अपने चैनल पर मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग तरसते हैं सर आपके चैनल का। आजकल उस मतलब जब आप नंबर आता है ना कि अब मेरा नंबर आने वाला है, तो हम खुद एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज हमारे को भी मतलब पूछा जाएगा, है नहीं। और ये अच्छा रहता है कि हमें ये नहीं पता होता कि आप क्या पूछने वाले हैं। ये जरूरत नहीं कि हम हर सवाल का जवाब दे पाए, लेकिन आपके सवाल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो हमें बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो आपके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें याद किया। थैंक यू सर।